नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार अपने YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से हमारे राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी के साथ यहाँ मौजूद हूँ। एक राजनीतिक मुद्दा छत्तीसगढ़ में चल रहा है जो दूसरे नंबर का है। पहले नंबर का मुद्दा तो यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में किसी के हाथ में नहीं है, वो दिल्ली में है। मोदी, शाह, भाजपा, इनको तय करना है कि इन तीन राज्यों में कहां पर कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए हम उस अटकलबाजी में अभी नहीं पड़ रहे हैं। हम एक दूसरी चीज़ पर चर्चा करने यहाँ बैठे हैं जो कि खुलकर सामने आ गई है। वो है 2023 के विधानसभा उपचुनाव में बहुत बुरी तरह से अपनी उम्मीदों के ठीक खिलाफ हारने वाली कांग्रेस पार्टी के बारे में। आज उस घर में आग लगी हुई दिख रही है। जगह जगह सुलग रहे हैं लोग, और जो अभी सतह पर नहीं आए हैं वो भी सतह के नीचे सुलग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी निराशा के दौर में गुजर रही है। हालांकि शैलजा, जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस की तरफ से यहाँ प्रभारी है पार्टी की, उन्होंने कल कहा है कि हम निराश हैं लेकिन हताश नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि ये शब्दों का खेल है या सच में ऐसी कोई बात है। अगर अभी भी कांग्रेस हताश नहीं है, जो कि 55 से 75 सीटों के बीच का दावा कर रही थी, अगर अब भी वो हताश नहीं है, और कब हताश होगी? क्या अभी भी वो इस बात को समझ नहीं रही है कि उसकी बहुत बदहाली यहाँ पर हुई है? वोटरों ने उसको खारिज कर दिया है। जितनी बड़ी ये भाजपा की जीत है उतनी ही बड़ी कांग्रेस की हार भी है ये छत्तीसगढ़ के ये विधानसभा चुनाव। शशांक की जो चल रहा है, असंतोष जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर, खासकर दो लोगों के तरफ से ये आया है सामने। एक कैबिनेट मंत्री रहे हुए और कोरबा से विधानसभा चुनाव हारे हुए जयसिंह अग्रवाल, उन्होंने कुछ कहा है अपनी हार के कारणों के बारे में। और दूसरा एक सरगुजा से जो विधायक थे बृहस्पत सिंह, जिनकी टिकट कटी है, जिनका TS सिंहदेव बाबा से एक टकराव साल भर से चले आ रहा था, उन्होंने कुछ कहा है। एक ने खुले आरोप लगाए हैं बाबा के ऊपर। जयसिंह अग्रवाल सावधान रहे, उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन जितने तरह के उनके इशारे हैं वो मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल के बारे में है। एक तीसरा वीडियो और सामने आया है, डॉक्टर विनय जायसवाल इस वीडियो में कह रहे हैं कि उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से छत्तीसगढ़ के लिए प्रभारी सचिव बनाए हुए चंदन यादव को 7 लाख रुपए दिए थे टिकट पाने की उम्मीद में। टिकट के नाम से तो नहीं दिए थे, लेकिन उसी उम्मीद में दिए थे। उनको अभी ये भी नहीं मालूम है कि ये पैसा पार्टी फंड में गया है या चंदन यादव अपने घर ले गए हैं, या एक तीसरा विकल्प ये भी उभरता है कि डॉक्टर विनय जायसवाल सच भी बोल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारी चंदन यादव से तो कोई बात हुई नहीं है। इन तीनों मामलों में क्या लग रहा है आपको? देखिए, आमतौर पे चुनाव में हार के बाद इस तरह के मामले उठते ही हैं, लेकिन ये पहली बार इतनी तेज़ी से इतनी सार्वजनिक तौर पे बयानबाजी हो रही है। विनय जायसवाल, बृहस्पत सिंह पहले भी इस तरह और इससे भी गंभीर आरोप लगा चुके थे TS सिंहदेव के खिलाफ। तब उस समय हाईकमान या प्रदेश नेतृत्व ने अनदेखा कर दिया मामले को, किसी तरह समझा बुझा के। खैर, अब ये फिर वो उसी दिशा में आगे बढ़े हैं। विनय जायसवाल का मामला थोड़ा सा अलग है। उन्होंने सीधे सीधे पैसे लेने देने का आरोप लगाया है, जो कि पार्टी को जांच करना चाहिए। अब विनय जायसवाल के बारे में थोड़ा से आपको बता दूं। विनय जायसवाल पिछला चुनाव 2018 में बहुत थोड़े वोटों से जीते थे, करीब 4000 वोटों से। ये पेशे से चिकित्सक हैं, नेत्र चिकित्सक हैं, रायपुर में जूडो में सक्रिय रहे हैं। और रामचंद्र सिंहदेव, पुराने नेता, उनसे बड़ा पहचान थे, उनके साथ आते जाते थे। तो इस सब के कारण कांग्रेस नेताओं से या बड़े सीनियर लीडरों से उनको महत्व मिलते रहा होगा, क्योंकि सिंहदेव जी की इज्जत बहुत थी, परिचय हो गया। और TS सिंहदेव और डॉक्टर चरणदास महंत ने टिकट दिलाने में मदद भूमिका की, और लहर में ये 2018 में जीत गए। और फिर उसके बाद 2018 में मुझे याद आ रहा था कि C5 उनका सरकारी निवास हुआ करता था TS सिंहदेव का। अच्छा।
तो करीब करीब आधा दर्जन 1 दर्जन विधायक वहाँ जुटे रहते थे। हाँ। सिंहदेव के बंगले में उस समय सीएम पद के लिए लॉबिंग चल रही थी। हम्म। तो विनय जायसवाल भी उनमें एक होते थे। अच्छा। जो जम के सबसे तेज जो नारे लगाते थे वो विनय जायसवाल थे। अच्छा। हाँ। तो ये फिर सिंहदेव मुख्यमंत्री नहीं बने, भूपेश बघेल बन गए। तो कुछ दिन तक तो ठीक चला। फिर नगरीय निकाय चुनाव हुए, पत्नी इनकी पार्षद बन गई, फिर मेयर भी बन गई। अच्छा। तो चिरमिरी से। हाँ। और मेयर बनवाने में कामयाब रहे। धीरे से ये खेमा बदल गए, सीएम के नज़दीक हो गए। जब 2.5 साल का एपिसोड चला, हाँ। तो 2-3 विधायक जो अगुवाई कर रहे थे उसमें थे एक चंद्रदेव राय और विनय जायसवाल। ये भूपेश बघेल की तरफ से? भूपेश बघेल की तरफ अच्छा। से। और सिंहदेव के खिलाफ काफ़ी मुखर हो गया था, खिलाफ वो लॉबिंग करना, इस तरह का ऐसी बातें बहुत सारी प्रचारित हो रही थी। इनके क्षेत्र में बहुत दूसरी तरह की भी शिकायतें इनको लेके काफ़ी धीरे मोर्चाबंदी थी। अच्छा। कि सारटी संगठन में कि अपने पिताजी या परिवार के रिश्तेदारों को संगठन में बिठाना चाह रहे थे। अच्छा। कुछ इस तरह की भी शिकायत आई कि ये सरकारी शराब दुकानों के सरकारीकरण हो चुका है। हाँ। तो ये इस तरह का था कि किराए का भवन, अपने ही भवन में रहे शराब दुकान, ताकि किराया पाते रहे। इस तरह की कोई बहुत सारी शिकायतें इनको लेके रही है। ठीक। अभी हाल में जो बड़ी शिकायत आई, जो कांग्रेस प्रत्याशी जो भी इनकी टिकट कटी, खैर इनकी टिकट कट गई। टिकट कटी तो ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, वो एक टेलीफोन कॉल की रिकॉर्डिंग आई थी जी, जिसमें गोंडवाना की टिकट से लड़ूं तो कैसा रहेगा, 10,000 वोट तो गोंडवाना के हैं जी, इस तरह की बात कर रहे थे डॉक्टर विनय जायसवाल। और वहाँ से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक इरफान शेख इस तरह नाम के लीडर को उतारा। ऐसी चर्चा है कि टिकट दिलवाने में इनकी भूमिका रही। अच्छा। ऐसी कोई बात आई। अब इसके बाद कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी हार गए, रमेश सिंह हार गए। तो अभी मतगणना से पहले 1-to-1 शैलजा ने, प्रदेश प्रभारी शैलजा ने सभी प्रत्याशियों से बात की। रमेश सिंह ने विनय जायसवाल की भूमिका को लेकर काफी कुछ शिकायतें की। कहा, रूबरू कहा शैलजा से, कहा, सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा, लेकिन अब देर सवेरे अब सारी बातें इन्होंने कहा है तो वो भी देर सवेरे आएगी। तो इसको लेके काफी काफी कुछ कहा उन्होंने। तो अब उन्होंने ये आरोप लगा दिए चंदन यादव पे कि 7 लाख रुपए दिए थे, वाईटी फोरम में बनूंगा। अब ये सब एक के बाद एक आरोप जो लग रहे हैं, सिलसिलेवार लग रहे हैं। और न सिर्फ उनके ऊपर लगाया है, टीएस सिंहदेव को भी लगाया है कि पार्टी को कमजोर, जो राज दरबारी थे उनको टिकट दे दिए। हाँ, हाँ। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए। जबकि वो ये नहीं देखे कि जो जगदलपुर के जो प्रत्याशी थे, और डायरेक्ट मेयर इलेक्शन में चुनाव जीते हुए थे। हाँ, भाजपा की सरकार रहते हुए कोई कमजोर नहीं थे। जतिन, ये अलग बात है कि प्रदेश में 53, 54, 55 सीटें अगर कांग्रेस हार रही है, 9 मंत्री हार गए, तो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष उनके बगल में वो हार गए। तो जगदलपुर का भूतपूर्व मेयर हारना कौन सी बड़ी बात थी? बाबा को उसको लेके फांसी तो चढ़ा नहीं सकते थे कि आपकी टिकट दिलाए हार गया। इनकी जगह जिनको टिकट दी है रमेश सिंह, वो भी मजबूत नेता थे। उनकी बहन, सगी बहन, 2 अभी नगर पालिका की अध्यक्ष है मननगढ़ की, और दूसरी बार लगातार बनी हुई। अच्छा। तो किसी हल्के फुल्के को नहीं दिलवाया था बाबा ने टिकट। ये बात तो सामने हो रही। ये कुछ हद तक ये है कि एक बात ये आ रही है दूसरे खेमे से कि ये जो भूपेश विरोधी और समर्थक ये आमने सामने हुए हैं। ठीक, ये मोटे तौर पे ये बात। ठीक। ये जो दूसरा मामला है, इनका तो आपने विनय जायसवाल का बतलाया। दूसरा मामला जो है बृहस्पति सिंह का, मुझको अगर ठीक याद पड़ रहा है तो विधानसभा का एक सत्र चल रहा था। उस सत्र के चलते बृहस्पति सिंह ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाबा के ऊपर आरोप लगाया कि उनकी जान लेने की कोशिश की। कुछ उनके परिवार के बारे में, माता पिता या परिवार के बारे में भी कुछ ओछी बातें कही। वैसे भी अपनी ही पार्टी के एक सबसे वरिष्ठ मंत्री के बारे में अगर बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस विधायक रहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इतना गंभीर आरोप लगाया, और दूसरी चीज अगर आपको याद होगी तो उस समय सूर्यकांत तिवारी के साथ जो विधायक रहते थे, घूमते थे, उठते बैठते थे, उसमें से शायद 15-16 विधायक जो हैं बृहस्पति सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने पहुंचे थे। आपको लगता है कि प्रदेश में कोई भी एक विधायक इतना ताकतवर हो सकता है
कि वो अपने ही पार्टी के मंत्री के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले और उसमें 15 विधायक पार्टी के पहुंच जाएं। जब तक कोई अदृश्य ताकतें साथ में ना हो, हाँ, तब तक तो कोई ऐसा संभव नहीं है। आपने भी छत्तीसगढ़ बनने के पहले से रिपोर्टिंग की होगी, जी। आपने मध्य प्रदेश की राजनीति भी देखी होगी। जी 15 विधायक किसी एक विधायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुट जाएं अपनी ही पार्टी के मंत्री के खिलाफ, जी ऐसा मुझको तो याद नहीं पड़ता है। नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। जी मैंने बहुत ज़्यादा समय से अखबार नवीसी नहीं की है, कुल 46-47 साल जरा सा वक्त मुझको हुआ है अखबारों में, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ। इतने सालों में जो देखा है, ऐसा दूसरा मामला मैंने नहीं देखा है। अपने पार्टी के एक सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो कि व्यवहार में सज्जन है, मैं बाकी बातें नहीं जानता, टीएस सिंहदेव व्यवहार में सज्जन है, जी मैंने उनको ओछी बात कहते, किसी को गाली देते, किसी को मारते, धक्का देते, मोबाइल छीनते, ऐसे नहीं देखा है। उनके खिलाफ अगर कोई हत्या की कोशिश का आरोप लगाता है और उसके साथ में अगर पार्टी के 15 और विधायक जुटते हैं, और ये वही विधायक हैं जो उन दिनों भूपेश बघेल कैंप के एक मुख्य कर्ता धर्ता सूर्यकांत तिवारी के साथ रायपुर से लेके दिल्ली तक इधर उधर घूमते दिखते थे, ऐसा ही था। तो ये अगर गए थे, ये अगर उस वक्त बृहस्पति सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, मौजूद थे ना उसमें, मौजूद थे, तो इसको बहुत मासूम बात नहीं मानना चाहिए। ये पार्टी के भीतर की गुटबाजी की एक बड़ी घटना थी। ये हम बृहस्पति सिंह पे आ रहे हैं। बृहस्पति सिंह ने अभी ये कहा है कि टीएस बाबा जो हैं वो कांग्रेस की हार के मुख्य जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये कहा है कि टीएस बाबा ने प्रधानमंत्री की तारीफ की एक कार्यक्रम में, बात सही है। बृहस्पति सिंह का ये एक आरोप सही है कि बाबा ने मंच से प्रधानमंत्री की तारीफ की। वो सरकारी मंच था, उसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे, वो शिष्टाचार में बह गए, बह के उन्होंने एक राजनीतिक चूक की और प्रधानमंत्री की तारीफ की। बाद में शायद, अगर मुझको सही याद पड़ रहा है, तो हैदराबाद में CWC की मीटिंग थी, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बाबा ने खेद व्यक्त किया इस बात के लिए, शायद क्षमा याचना की, इन दोनों शब्दों में अगर कोई फर्क हो तो ऐसा हुआ था। बिल्कुल। तो ये बात इन्होंने याद दिलाई बृहस्पति सिंह ने, जो कि तथ्यात्मक रूप से सच है। लेकिन आज उसका प्रसंग क्या था, वो बात निपट गई, CWC में उठ चुकी थी। अब इन्होंने और ये कहा कि भाजपा टीएस बाबा को किसी राज्य में राज्यपाल बना दे। ये पूरा का पूरा चुनाव बाबा के कारण हारा, बाबा ने टिकटें कटवाई, बाबा की वजह से पूरा सरगुजा बर्बाद हो गया, ये सब उन्होंने कहा। तो ये कांग्रेस में गुटबाजी की जो आग अभी लग रही है, मेरा मानना है कि अभी पूरी तरह फैली नहीं है, अभी लग रही है। तो ये बृहस्पति सिंह जो है उसमें एक सिरे से लग रही है ये आग, एक सिरे से विनय जायसवाल से लग रही है, एक सिरे से जय सिंह जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं भूपेश कैबिनेट में, वो जो आग लगा रहे हैं वो अपने दम पे लगा रहे हैं। वो महंत के साथी रहे हुए हैं एक वक्त, लेकिन वो महंत के काबू के बाहर हैं, वो टीएस सिंहदेव के काबू के नहीं हैं। वो अपने दमखम पे लड़ाई लड़ने वाले हैं पूरे 5 साल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुद्दों को लेके, उनके फैसलों को लेके, खासकर अपने कोरबा जिले के, वो टकराव की मुद्रा में रहे हैं और भुगतते भी रहे हैं जय सिंह। ये दोनों बातें रही है। बृहस्पति सिंह अभी जो कह रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों उठा रहे हैं मुद्दा ये? देखिए, इस समय पहली बात तो ये है कि अब चुनाव में हार के बाद नेता प्रतिपक्ष एक मुद्दा हो सकता है, का चयन होना है। दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष को लेके भी ऐसी चर्चा है कि चेंज हो सकते हैं। तो उसमें एक संभावना है कि वो कुछ अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। ठीक। ये पहली नजर में, इसलिए कुछ लोगों के खिलाफ हवा बनाना, कुछ के खिलाफ मुद्दा उठाना, ये हो सकता है हो रहा हो। जैसे जय सिंह के मामले को आप बता रहे हैं, तो जय सिंह तो पूरे 5 साल पीड़ित प्रताड़ित रहे। जैसा कि योगी कैबिनेट में भूपेश बघेल प्रताड़ित रहे, मंत्री जरूर रहे लेकिन प्रताड़ित रहे। ये किस्सा हम कई बार बोल चुके हैं। कुल मिला के यह है 2000 से 2003 के बीच में जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल उसमें राज्य मंत्री के रूप में शामिल किए गए थे। बाद में किसी तरीके से उनको कैबिनेट मंत्री बनाने पे जोगी तैयार हुए। जोगी के साथ उनका टकराव आखिरी तक चलते रहा। अगर मुझको ठीक से याद है तो भूपेश बघेल के एक विभाग के खिलाफ
एक कोई शिकायत आई थी, गुमनाम शिकायत या किसी तरह की शिकायत, उसको भी जोगी ने लोकायुक्त वगैरह को दे दिया था जांच के लिए, ऐसा था कुछ। बिल्कुल। तो कमोबेश उसी तरह का टकराव जो है अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 साल से जयसिंह के खिलाफ कुछ और मंत्रियों के साथ ऐसा चल रहा था उनका। जयसिंह की बात को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। अपन उसके ऊपर आते हैं, जयसिंह के ऊपर। जयसिंह ने जो कहा, मैं उसको देख रहा था जरा। जयसिंह ने ये कहा कि कोरबा उनके जिले को सोच समझ के बड़ी कोशिशों से बर्बाद किया गया, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी ला दी गई। उन्होंने कुछ इशारे में और कुछ साफ साफ ये कहा कि ये पूरे के पूरे फैसले प्रदेश के मंत्रियों को पावर नहीं दिए गए थे, पूरे के पूरे फैसले एक जगह से लिए जाते थे, पूरी की पूरी ताकत एक जगह सेंट्रलाइज हो गई थी। उन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन मैं बतलाता हूं उनका इशारा मुख्यमंत्री निवास भूपेश बघेल के तरफ था। ये जायज है नाजायज है वो दोनों जाने, लेकिन मैं इतना समझ पाता हूं कि उनका इशारा मुख्यमंत्री निवास की तरफ था। उन्होंने कहा कि मेरे जिले में एक के बाद एक कलेक्टर, एक के बाद एक एसपी ऐसे लाए गए जिन्होंने मेरे जिले को बर्बाद किया, मुझको परेशान किया। उन्होंने कई शब्दों में इस बात को कहा है। उन्होंने कलेक्टर के रूप में एक रानू साहू का नाम गिनाया, कोरबा की कलेक्टर थी, अभी जेल में है, जेल में पड़ी हुई है, उनकी बेल नहीं हो पा रही है। आईएएस अफसर हैं, डायरेक्ट आईएएस अफसर हैं, डिप्टी कलेक्टर से नहीं बनी है, उसका मतलब है उनकी सर्विस लंबी बची है और बर्बाद हो चुकी है। ऐसी ही स्थिति है। इनका नाम लिया जयसिंह ने कि इन्होंने किस तरीके से कोरबा के उनके कामों को, जनहित के कामों को, सड़क बनाने को, इसको उसको कैसे बर्बाद किया। उन्होंने बहुत सारी बातें कही है जयसिंह ने, ये एक बात हुई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अभिषेक मीणा नाम के एक आईपीएस को वहां पर एसपी बना के भेजा गया। उसने जयसिंह के इलाके को, शहर को, कोरबा शहर को, जिले को बर्बाद किया, ऐसा जयसिंह का कहना था। नाम लेके कहा। जयसिंह ने यह भी कहा कि अभिषेक मीणा को वहां के बाद जब रायगढ़ भेजा गया, तो आप रायगढ़ देख लीजिए वहां का चुनावी नतीजा क्या निकला। तो जयसिंह ने और कुछ लोगों के बारे में कहा, लेकिन मैं आईपीएस अभिषेक मीणा के ट्रैक रिकॉर्ड को देख रहा था। तो इन्होंने बस्तर से अपना करियर चालू किया था, एडिशनल एसपी थे वहाँ पे। एडिशनल एसपी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहते, वहाँ पर सुकमा में ये एसपी थे शायद, ठीक है। ये वही सुकमा है जहाँ से अभी कवासी लखमा किसी तरीके से जीते हैं, पूरी दुनिया उलट पुलट करके एक ट्रेंगुलर फाइट में किसी तरह से कवासी लखमा जीते हैं सुकमा में, कोंटा सीट से। वो जीत तो हो गई है, लेकिन किस कीमत पर कैसे हुई है सबको मालूम है, ठीक है। अब मैं आता हूं उसके बाद कोंडागांव। ये कोंडागांव के एसपी थे अभिषेक मीणा। कोंडागांव हार गई कांग्रेस, हार गई है बिल्कुल। इसके बाद ये थे बिलासपुर के एसपी। भूपेश बघेल सरकार ने शायद इनको बिलासपुर एसपी बनाया था। बिलासपुर हार गई कांग्रेस, शहर हार गई बिलासपुर। इसके बाद इनको कोरबा बनाया गया एसपी, कोरबा हार गई कांग्रेस। इसके बाद इनको रायगढ़ का एसपी बनाया गया, तो रायगढ़ हार गई कांग्रेस। इसके बाद इनको राजनांदगांव का एसपी बनाया गया, राजनांदगांव हार गई कांग्रेस। और चुनाव आयोग ने राजनांदगांव से इनको एसपी की कुर्सी से हटा भी दिया। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। इसमें से रायगढ़ और राजनांदगांव ये लंबी लंबी लीड से भाजपा जीती है। तो जयसिंह अगर कह रहे हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को, उनके जिले को बर्बाद करने के लिए जिस एसपी को भेजा गया था, उस एसपी ने रायगढ़ जाके क्या काम किया। रायगढ़ भी भूपेश सरकार ने ही भेजा था। और देखिए, इस बात को छुपाने में कोई फायदा नहीं है कि कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग जो है मुख्यमंत्री की मर्जी से होती है, मुख्यमंत्री खुद करते हैं हर जिले के कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग। और कोरबा में बारी बारी से ऐसे कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग हुई जो जयसिंह को परेशान करे। जयसिंह के समय में जो एक एडिशनल एसपी वहां थे उदय किरण के नाम के, जिनका जयसिंह से काफी टकराव हुआ था, ठीक कह रहा हूं मैं, इसी सरकार में रहते हुए। इसके बाद में उस उदय किरण को उसी जिले में दोबारा एसपी बना के भेजा गया चुनाव के ठीक पहले। ये तो चुनाव आयोग ने हटाया उदय किरण को वहां से।
वरना जयसिंह अग्रवाल के सख्त खिलाफ दुश्मनी के हद तक, यानी उदय किरण और जयसिंह के बीच के रिश्ते जो हैं सांप नेवले जैसे मधुर संबंध थे। ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। तो ऐसे संबंधों वाले एसपी को वहां भेजना चुनाव के ठीक पहले, ये एक किस्म से जयसिंह अग्रवाल को परेशान करना था। जयसिंह अग्रवाल आज जो मुद्दों को उठा रहे हैं उसमें अधिकारियों को भेजने की बात उठा रहे हैं कि ऐसे अधिकारी भेजे गए जिन्होंने वहां पे स्थानीय मंत्री, स्थानीय विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पैदा की। अफसरों ने ये बात आपकी देखी हुई है, अफसरों ने वहां लगातार जयसिंह से टकराव लिया। तो उन्होंने रानू साहू का नाम लिया, उन्होंने उदय किरण का नाम लिया, उन्होंने अभिषेक मीणा का नाम लिया। इसलिए भी ठीक लगती, जैसे रानू साहू के खिलाफ डीएमएफ के मामले को लेकर शिकायत की। बाद में ईडी ने उनको अरेस्ट भी किया, कोल स्कैम केस में अरेस्ट भी किया। और जयसिंह ने बार बार कैमरों पे ये कहा था कि ये महिला अधिकारी इतनी भ्रष्ट है, ये जहां रही है पोस्टेड इसके पहले वहां भी इसने भ्रष्टाचार किया है। मुझको नहीं मालूम भ्रष्ट है या नहीं है, मैं कोई जवाबदेही नहीं ले रहा हूं जयसिंह के आरोपों की, लेकिन जयसिंह ने तो कैमरों के सामने ये सारे आरोप लगाए थे। मैं उनके बयान को दोहरा रहा हूं, चिट्ठी लिखी थी उन्होंने हटाने के लिए। जो मेरी जानकारी है वो ये है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा से जयसिंह ने रूबरू इन सब चीजों की शिकायत की थी। नहीं, इसके अलावा भी राहुल गांधी की एक बैठक में भी ये मामला उठा चुके हैं। ये जयसिंह, हाँ मुझको भी याद पड़ रहा है कि इन्होंने मामला उठाया था। एक दूसरी चीज, जब कांग्रेस की गुटबाजी की बात हो रही है तो कुछ कड़वी बातें होगी, हम उसको कितना छुपाएंगे कांग्रेस के भीतर की बातों को। एक और मीटिंग हुई थी सीएम हाउस में जिसमें टीएस सिंहदेव विदेश यात्रा पे जा रहे थे 15-20 दिन के लिए, उसके ठीक पहले ये बैठक हुई थी। शैलजा ने ये बैठक बुलाई थी। इसमें शायद चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, उस समय मोहन मरकाम पार्टी अध्यक्ष थे, वो भी मौजूद थे। मुझको ऐसा पता लगा है कि वहां भी टीएस सिंहदेव ने इन सारे लोगों के बीच कहा था कि मेरे शहर सरगुजा का जो शहर है उनका अंबिकापुर जहां वो रहते हैं, वहां के पटवारी से लेके कलेक्टर तक मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। और उनको जब कहा जाता है तो कहते हैं कि ऊपर से आदेश है। ऐसा ही था। बिल्कुल। इन्होंने कई बार ये बात कही थी, कई फोरम में ये शिकायत की थी। मैं कोई गोपनीय बात तो नहीं बता रहा हूँ, ये करीब करीब दीवार पे लिखी हुई बात है कि टीएस सिंहदेव कांग्रेस मुख्यालय के दीवार पे बार बार लिख के आते थे कि मेरे खिलाफ ऐसा किया जा रहा है, मेरे खिलाफ ये साजिश की जा रही है, कलेक्टर से पटवारी तक सब लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ऐसा ही था। अभी इस बार जो चुनाव हुआ इसमें भी टीएस सिंहदेव के खिलाफ कुछ ताकतों ने कोई कैंडिडेट वहां ऐसे खड़े किए जिनको बहुत सारे वोट भी मिले। ऐसा हुआ है। तो आज जो बात हो रही है, एक तरफ बृहस्पति सिंह टीएस सिंहदेव पे आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ विनय जायसवाल वो कांग्रेस पार्टी संगठन के जो यहाँ के प्रभारी सचिव रहे चंदन यादव, उन पे आरोप लगा रहे हैं। विनय जायसवाल भी टीएस सिंहदेव पे भी आरोप लगा रहे हैं। और बृहस्पति सिंह ने तो शैलजा के खिलाफ बड़ी अभद्र भाषा में बातें कही है कि वो हीरोइन की तरह यहाँ आती थी और टीएस सिंहदेव कार चलाते थे और वो ऐसा बगल में बैठ के वीडियो बनाती थी। कुछ व्यक्तिगत हमले किए हैं ऐसा बृहस्पति सिंह ने। मैं नहीं जानता कि जब उन्होंने इतने कांग्रेस विधायकों के साथ ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की थी अपने ऐसे विधायक के ऊपर, बृहस्पति सिंह के ऊपर। अगर उसी समय निलंबन निष्कासन हो गया रहता। उस समय ध्यान आ रहा है कि बृहस्पति सिंह ने उनकी तुलना आसाराम बापू तक से की थी। आसाराम बापू तक से तुलना की थी। बापू बोलना गलत है, हम तो आसाराम ही बोलते हैं, लेकिन आसाराम से तुलना की थी बृहस्पति सिंह ने। ये किस तरह की पार्टी थी, किस तरह के दौर से गुजर रही थी जो इन तमाम बातों को बर्दाश्त किया जा रहा था। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि जो जयसिंह ने आज कहा है, जयसिंह को अपने हार की पीड़ा है। जयसिंह एक ताकतवर विधायक रहे, ताकतवर मंत्री रहे, उन्होंने खर्च भी चुनाव में काफ़ी किया होगा ऐसा मेरा अंदाज है, और वो हारे हैं वहाँ से।
हारने से 5 साल के लिए उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया। जी। उन्होंने जो बातें कही है वो बातें बहुत सारे लोग कहते आए, मैं आपको बतलाता हूँ। इनमें से जो जिस तरह से सत्ता का केंद्रीकरण हो जाना जी। जय सिंह ने गिनाया है, जी। इस बात को टी.एस. सिंहदेव बाबा भी कई बार कहते थे, जी। इसको और मंत्री लोग भी कई बार कहते थे जी। कि सत्ता जो है कुल एक जगह से चल रही है। जी। क्या लगता है शशांक आपको, भूपेश बघेल जो हैं जी। ये तो दिग्विजय सिंह के सिखाए हुए हैं मध्य प्रदेश के समय से, जी। और दिग्विजय सिंह तो बहुत ही उदार थे, सबको साथ लेकर चलते थे। जी, मैं एक चीज़ और भी बता रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जब सीएम बने थे तो बहुत कम विधायक बहुत कम वोटों से बने हुए थे। दूसरे तरफ उनके प्रतिद्वंदी थे, बड़े नेता थे, श्यामाचरण शुक्ल बंधु। लेकिन वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते रहे। हाँ। ये चीज़ आपसे ज़्यादा बेहतर कौन नहीं, जान सकता है? मेरा दिग्विजय सिंह के साथ बहुत उठना बैठना रहा, आना जाना रहा। मेरी तबीयत खराब थी, वो सपत्नीक मेरे घर मुझको देखने आए। वो अभी भी रायपुर आते हैं, उनके पास समय रहता है तो मुझको बुलाते हैं। मैं उनकी पत्नी के साथ बैठकर काफ़ी देर तक विचार विमर्श कई मुद्दों पर करता हूँ। मेरे ऐसे संबंध हैं। मैंने उनको बंद कमरे में भी, कभी भी बंद कमरे में भी किसी का नाम लेके जी भैया इसके बिना चर्चा करते नहीं सुना। विद्या भैया, श्यामा भैया, अर्जुन सिंह जी, इसके बिना वो बातें ही नहीं करते। वो विनम्रता को बंद कमरे में भी नहीं छोड़ते। और मुझको अगर ठीक याद पड़ रहा है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए 10 साल उन्होंने विपक्ष के नेताओं के भी एक एक काम किए। अगर मुझको ठीक याद पड़ रहा है तो विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता थे जिनके परिवार में एक शादी हुई। उस शादी के बारे में ये चर्चा है कि उसका पूरा इंतजाम दिग्विजय सिंह ने किया था। ऐसे बहुत सारे काम वो करते थे। मुझको, मैं आपको एक बात बतलाता हूँ। मैं अभी अपनी ऑटोबायोग्राफी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें भी शायद मैंने बात रिकॉर्ड करवाई है या करवाऊंगा अभी। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, मैंने उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या क्या नहीं लिखा था, क्या क्या नहीं लिखा था, अपने नाम से लिखा था। ये अखबार तब नहीं था, मैं पिछले अखबार में नौकरी करता था, वहाँ मैंने लिखा था। वहाँ मालिकान के साथ दिग्विजय सिंह जी के बहुत अच्छे संबंध थे। वो चाहते तो फ़ोन करके मेरी शिकायत कर सकते थे, लेकिन वो भोपाल से फाइलों का गट्ठा एक बार लेके आए थे मुझको दिखाने के लिए कि सुनील तुमने जो लिखा है वो सही तथ्यों पे आधारित नहीं है, तथ्य ये हैं। इस किस्म का बड़ा उनका समंदर जैसा विशाल दिग्विजय सिंह का दिल था। और मैंने 10-20-25 साल उनको देखा हुआ है। मैंने वो जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होकर यहाँ आते थे तब से मैंने देखा है, 10 साल मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। उसके बाद मैंने जब वो आए हैं यहाँ पे तब देखा है, दिल्ली में देखा है। भूपेश बघेल भी तो दिग्विजय के ही साथ के थे ना। जी, पता नहीं उनसे सीखें कि नहीं सीखें, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली मोटे तौर पे पार्टी के लोग मानते हैं अजीत जोगी जैसी हो गई है। ऐसा? जी, जो अजीत जोगी और दिग्विजय एक दूसरे के विरोधी थे। जी बिल्कुल। तो भूपेश बघेल निकले तो दिग्विजय सिंह स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से, लेकिन फिर जोगी कॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स में चले गए, ऐसा ही लग रहा है। ऐसा लगता है। अभी एक मीटिंग में जब जोगी जी आखिरी जो प्रदेश अध्यक्ष बन चुके थे, ये सीएलपी थे, नेता प्रतिपक्ष, ये सीएलपी टी.एस. सिंहदेव, एक मीटिंग में दिल्ली की एक बैठक में दोनों मतलब टी.एस. सिंहदेव पर कुछ उन्होंने टिप्पणी की तो उसका उसी अंदाज में जवाब दिया था भूपेश बघेल ने जोगी जी को। अच्छा, मतलब सिंहदेव के फेवर में आके। अच्छा। और लगभग गर्मा गर्मी की बात हुई थी दिल्ली की बैठक में। हाँ। तो कुल मिला के दोनों के बीच में इतना अच्छा तालमेल रहा 2018 तक। 2018 में जय वीरू कहते थे, जय वीरू कहते थे, और महंत जी के साथ भी, महंत जी के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे। मुझको ध्यान है भूपेश बघेल ने शपथ लेते ही शायद सबसे पहले टीएस के पांव छुए थे। जी बिल्कुल। महंत जी के भी शायद छुए हैं, उनसे बड़े थे, बड़ा शिष्टाचार निभाते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भूपेश बघेल से इतने लोगों को इतनी शिकायतें हुई, तो इसमें कोई ना कोई बात रही होगी। क्यों हुआ ऐसा मैं समझ नहीं पाया। क्यों हुआ ऐसा शशांक? देखिए क्या होता है कि कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि
अपने आप को या उनके आसपास कुछ इस तरह के माहौल है, जैसे कुछ बता रहे थे, कुछ जानकारी मिलती है हाँ। कि वो खुद भी नहीं चाहते थे, लेकिन हाँ। उनके आसपास के लोग इस तरह माहौल बना देते थे कि वो कार्रवाई या कुछ फैसले लेने को मजबूर हो जाते थे। हाँ। इस तरह की बातें भी 50 तरह की बातें रहती चर्चा हाँ, में। हाँ, उसमें से आप किस तरह की जो बातें? कह रहे हैं उस तरह की बातें मैंने भी सुनी हुई जी, हैं, जी। लेकिन कुल मिलाकर हम इस पे आ रहे हैं। आप देखिए कि आज जो हालत हो रही है, कांग्रेस एक तो चुनाव हार गई है, लोकसभा चुनाव में पूरे देश में मोदी का जो माहौल दिखता है जी, उसमें कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा भविष्य नहीं दिखता है। जी, इंडिया नाम का जो गठबंधन बना है जिसमें कांग्रेस अभी तो सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके दूसरे गठबंधन दल जो हैं वो इन चुनावों में 3 राज्य जिस तरह से कांग्रेस के हाथ से निकल गए हैं, तो इनको लेकर ये पार्टियां जो हैं इनके तेवर भी अभी बदले हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ ने इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं गए, डिनर में शायद खड़गे ने रखा था। तो ये कुल मिलाकर जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। इस चुनाव के बाद में जिस तरह से ये विवाद खड़े हो रहे हैं, और मुझको एक और चीज लग रही है कि अभी नेता प्रतिपक्ष का जो चुनाव होना है यहाँ पर, तो ये बृहस्पति सिंह वगैरह जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, विनय जायसवाल जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो आपको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए भी एक माहौल ये लोग बना रहे हैं? हो सकता है, हो सकता है ऐसा। कांग्रेस पार्टी को ये सोचना होगा। आपको अगर याद होगा तो 2000 से 2003 तक मुख्यमंत्री रहने वाले अजीत जोगी ने अपने अलावा पार्टी में किसी को बर्दाश्त नहीं किया। गलत कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही। संगठन में, सरकार में किसी को बर्दाश्त नहीं किया और 2003 में सत्ता चली गई। किसी ने नहीं सोचा था कि जोगी की सरकार इस तरह से जाएगी। मैंने तो नहीं सोचा था। आपने सोचा था क्या? किसी को नहीं था, किसी को अंदाज नहीं था और सरकार चली गई। ठीक वैसा ही 2018 में हुआ है। कुछ लोग इसकी तुलना कर रहे हैं 2003 से। जब आप दो स्थितियों की तुलना करते हैं तो लोग दोनों में फर्क भी बहुत तरह के गिनाएंगे, लेकिन मुझको लगता है लोग तुलना है, कर सकते हैं तुलना। तो 2023 में 2018 बोल गया, 2023। तो अब एक बात समझने की जरूरत है, जिस तरह से 3 साल कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहते हुए जोगी ने अपने अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं किया कांग्रेस में। मैं आपको एक बात बतलाऊं, मैं एक बार दिल्ली जा रहा था, जोगी जी भी उसी फ्लाइट में थे। जोगी जी से मैंने इंटरव्यू के लिए समय लिया था। उन्होंने उसी कहा कि हम रास्ते में बात करते चलेंगे, तो मैंने कहा रास्ते में आप दूसरों से बात करते रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, आप ही को इंटरव्यू दूंगा। मैं उसके बाद 1 महीने के लिए यूरोप चले जा रहा था, तो वहां जाके इंटरव्यू रिकॉर्ड करके मैं यहाँ भेज देने वाला था ताकि पिछले अखबार में छप जाता वो। मुझको ध्यान है सत्यनारायण शर्मा उस समय शायद स्कूल शिक्षा मंत्री थे। ये किसी फाइल को लेकर आए, जोगी जी के पास खड़े रहे फाइल को लेकर। मैं बगल में इंटरव्यू कर रहा था, बीच की सीट पर रिकॉर्डर रखा हुआ था। जोगी जी ने 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट सत्यनारायण शर्मा को खड़े रहने दिया, उनकी तरफ देखा नहीं। सत्यनारायण शर्मा वरिष्ठ नेता थे, जोगी के मुकाबले भी सीनियर थे, लेकिन उन्होंने इस तरह से उनको अपमानित किया था। मेरा देखा हुआ था, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि मैंने ही अनुरोध किया था कि आप रास्ते में किसी से बात नहीं करेंगे, तो मैं तो बोल नहीं सकता था कि आप पहले सत्यनारायण जी से बात कर लो। पता नहीं क्या ऐसा हुआ है कि इन 5 सालों में मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल, जो कि पूरी ताकत के साथ आए थे, 5 साल के लिए नहीं आए होंगे, 2.5 साल के लिए आए थे, जो भी रहा होगा उनके बीच में, मुझको ऐसा कोई याद नहीं पड़ रहा है जिसको उन्होंने बर्दाश्त किया हो। या तो उनके साथ रहे, जैसे कि शिव डहरिया हैं, जैसे कि मोहम्मद अकबर हैं, जैसे कि रविंद्र चौबे हैं, जो पूरी तरह से उनके साथ रहे, तब तो ठीक है। लेकिन जरा भी किसी का स्वतंत्र अस्तित्व रहा, जैसे डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा के अध्यक्ष रहे। चरणदास महंत का मुझको याद है अच्छे से, कोरबा जो कि उनका एक किस्म से वहाँ से वो सांसद भी उनकी पत्नी है अभी, वहाँ कोई छोटा मोटा काम भी वो कलेक्टर को बतलाते थे, तो एक धेले का उनका कोई काम नहीं होता था डॉक्टर चरणदास महंत का, मुझको याद है अच्छे से। कलेक्टरों को भी मैं जानता हूँ, तो वहाँ काम उनका नहीं होता था। तो उनके ज़िले जो थे, उनका जैसे चांपा जिला है, वहाँ
शक्ति नया जिला बना, इनमें किसी को कलेक्टर बनाना है, एसपी बनाना है। तो मुख्यमंत्री ने डॉक्टर चरणदास महंत से कोई विचार विमर्श नहीं किया। इस तरह से उन्होंने रखा आसपास के लोगों को, और अफसर अपनी मर्जी से सब जगह तैनात किए। मुख्यमंत्री का अधिकार है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज जब गुटबाजी की बात आ रही है तो मैं इस बात को गिना रहा हूँ। इस तरह का कुछ माहौल था। मैं ठीक पहले की बात बता रहा हूँ, दिग्विजय सिंह के समय की। दिग्विजय सिंह रायपुर या कुछ उसमें शुक्ल बंधुओं की राय जरूर लेते थे ट्रांसफर पोस्टिंग में। हाँ। एक काम दुख का मौके को छोड़ दो तो महत्वपूर्ण पोस्टों उनकी राय रहती थी। इसके अलावा आपको ध्यान होगा नगरीय निकाय चुनाव हुए थे। हाँ। उस समय दोनों के बीच में काफ़ी कड़वाहट आ गई थी। हाँ। कड़वाहट ये आ गई थी कि फिर उसके दलीय आधार पर चुनावी इलेक्शन हो गया था। अपने बिना सिंबल के लड़ो। तो बाद में दोनों गुट ने नरसिम्हा राव के दरबार में शिकायत विकायत भी की, दोनों के में शुक्ल बंधु और दिग्विजय सिंह के लोगों ने आपस में। लेकिन जब रायपुर आए तो पहला वो विद्याचरण जी के फार्म हाउस जाके मिलते थे, फिर श्यामा चरण जी के यहाँ सोते, फिर उसके बाद फिर कांग्रेस भवन और दूसरे कार्यक्रमों में जाते थे। तो ये उनकी एक कार्यशैली रही। मैं दिग्विजय सिंह जैसी विनम्रता, मैंने मुख्यमंत्री 10-10 साल जो रहे हों, उसके पहले कितना समय वो प्रदेश अध्यक्ष रहे अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के, मुख्यमंत्री भी रहे अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के। अपनी थाली का एक टुकड़ा काट के उन्होंने छत्तीसगढ़ अलग निकाल कर दिया था। इस तरह से दरिया दिल थे वो। उनके साथ के रहे हुए हैं भूपेश बघेल, और ये इस सरकार में वो उदार क्यों नहीं हो सके मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने भूपेश बघेल को इस सरकार में मैंने बहुत कम देखा है। मैं शायद 2-3 बार मिला होऊंगा, 2-4 मिनट के लिए तो मिला होऊंगा। तो मैं उनके अभी के कार्यकाल के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, उनका क्या मिजाज है, क्यों है ऐसा। ऐसे थे नहीं पहले वो। आपको ध्यान होगा कि पहले अखबार के दफ्तरों में, टीवी चैनलों में बैठकर रात को 2 बजे तक वो गप मारते थे। यारबाज थे वो, दोस्ती निभाते थे, सम्मान करते थे। मुझसे भी जब तक उनका उठना बैठना रहा, मुझको भी उन्होंने भैया प्रणाम ही कहा हर बार। कहाँ से ये तनाव लोगों के बीच में पैदा हुए, कैसे इतने टकराव हुए मुझको नहीं मालूम, लेकिन इतनी बात मुझको मालूम है कि ऐसे टकरावों के चलते हुए भी कई सीटें कांग्रेस हारी है इस बार। बिल्कुल। कम से कम आधा दर्जन नेताओं ने, कांग्रेस के जो बड़े कैंडिडेट थे, कम से कम आधा दर्जन लोगों ने कांग्रेस पार्टी में ये शिकायत की है कि राजधानी रायपुर से उनको हराने के लिए करोड़ों रुपया भेजा गया। आपकी जानकारी में है? पूरी जानकारी है। ठीक कह रहा हूं मैं ये बात? मेरी आपकी पहले तो इस बारे में बात नहीं हुई थी, तो मुझको अलग से ये बातें पता लगी है, आपको अलग से ये बातें पता लगी है। कल मुझको लल्लन टॉप के इंटरव्यू में उन लोगों ने नाम जानने की कोशिश की कि किन लोगों के खिलाफ साजिश हुई, किसने की। मैंने कहा मुझको बंद कमरे में बताया गया है तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझको रूबरू बताया गया है कि उनको हराने के लिए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में करोड़ों रुपए भेजे गए। और मुझको ये भी मालूम है कि आधा दर्जन लोगों ने कांग्रेस को, पार्टी को इसकी शिकायत की है। अब जयसिंह जिस अंदाज में शिकायत कर रहे हैं, ये छोटी शिकायत नहीं है ये। हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी और एक विषय पे जा रहा हूँ। इन दोनों के आरोपों को मैं इस रूप में भी ले रहा हूँ, कहीं इनके खिलाफ पहले से शिकायत हो चुकी है, इसलिए उनके बचाव में ये इस तरह का वो कर रहे हैं किसी तरह के। विनय जायसवाल और बृहस्पति सिंह, जयसिंह के खिलाफ तो कोई शिकायत अभी तक मुझको नहीं आई सुनने में। बिल्कुल। ये तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही लगे रहे, ये तो कहीं किसी को हराने गए नहीं होंगे, इन्होंने पैसा किसी को दिया नहीं होगा। ये जितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में कम पड़ा होगा इनको। तो आप जो बोल रहे हैं वो बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल, क्योंकि इन दोनों के खिलाफ सेबोटेज की शिकायतें पार्टी में हैं, मुझको मालूम है कि हैं इन दोनों के खिलाफ, इसलिए ये चर्चा उठ रही है। अभी इस बात को समझने की जरूरत है कि टीएस बाबा, टीएस सिंहदेव, उनको टीएस बाबा भी कहते हैं, वो खुद भी चुनाव हार गए हैं 95 वोट से, ऐसा ही है, 94 वोट से। वहां से हमर राज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको शायद 750 वोट मिले हैं। एक वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट, जो मुस्लिम समुदाय के वोट आमतौर पर कांग्रेस को मिलने की उम्मीद की जाती है,
उस कैंडिडेट को खड़ा करवाया किसी ने, उसके बाद वो नाम वापसी तक गायब हो गए, उसके बाद मैदान में बने रहे। उन्होंने शायद 15-20 हजार वोट पाए, 1500 वोट पाए, 1200 वोट करीब 1200 वोट पाए हैं। तो ऐसे कई रहस्यमय काम हुए हैं अलग अलग लोगों की अलग अलग सीटों पे। मुझको एक बड़े नेता ने ये बतलाया कि किस मंत्री ने उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में रकम भिजवाई उसको हराने के लिए। ऐसा कई जगह हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी में आज जो आग सुलग रही है जगह जगह, मैं नहीं जानता कांग्रेस कैसे इससे निपटेगी, लेकिन ये बात है कि जो जयसिंह ने जो बात कही है उसको भी समझने की ज़रूरत है, जो बृहस्पति सिंह या विनय जायसवाल बोल रहे हैं उसको भी समझने की ज़रूरत है। जिस बात की जांच हो सकती है हो जाए। पार्टी को ये भी सोचना चाहिए कि किस दबाव में इन्होंने उतना गंभीर आरोप लगाने वाले बृहस्पति सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। आखिरी में जाके जब ये लगा कि टीएस बाबा पार्टी छोड़ के घर बैठ जाएंगे तो 2 लोगों की टिकट सरगुजा में काटी गई। यही हुआ, बिल्कुल 2 लोगों की टिकट कुल काटी गई वहां पर, जिसके बारे में वहां के एक और मंत्री, क्या नाम है उनका, जिन्होंने ये कहा कि बड़े लोग अपने अपने में लगे रहे और पार्टी हारे, अमरजीत भगत ने ये कहा। उन्होंने कोई कड़ा आरोप नहीं लगाया लेकिन इशारे इशारे में कहा कि बड़े नेता अपने अपने में लगे रहे। जो भी बड़े नेता से उनका इशारा होगा, नाम उन्होंने नहीं लिया है। आज ये चर्चा करने हम लोग यहाँ इसलिए बैठे थे कि कांग्रेस पार्टी जिस दुर्गति में आज पहुँच रही है, चुनाव में जहाँ पहुँच गई है वहाँ पहुँच गई है। लोकसभा चुनाव में कोई कांग्रेस बहुत अच्छा यहाँ कर लेगी ऐसे कोई आसार मुझको नहीं दिखते हैं। लोकसभा में भी मोदी का जादू कायम रह सकता है, जो कि अभी लोगों का कहना है कि तीनों राज्यों में असर उसका हुआ है। अगर वो अकेला मुद्दा नहीं रहा होगा तो भी उसका बड़ा असर हुआ है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष जो थे अभी तक डॉक्टर चरणदास महंत, जो गनीमत की जीत गए हैं, उनके यहाँ भी अदृश्य हाथ बड़ा सक्रिय था उनको हराने के लिए, लेकिन जीत गए हैं वो। उन्होंने जो इस शैलजा के ऊपर जो बृहस्पति सिंह ने बयान दिया है शैलजा के खिलाफ, इसको लेकर चरणदास महंत ने कहा है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के खिलाफ दिए गए बयानबाजी की महंत ने तल्ख लहजे में निंदा करते हुए गहरी नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि ऐसी बयानबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ने बांटने व कमजोर करने वालों की अब कांग्रेस में कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के लोगों के खिलाफ अनुशासन का डंडा चलाने की ज़रूरत है। ऐसी और कई बातें उन्होंने रिपीट की हैं। अब सवाल ये उठता है महंत जी कि जिस वक्त बाबा के खिलाफ बृहस्पति सिंह ने इतना बड़ा हमला बोला था, महंत जी विधानसभा अध्यक्ष थे, वहाँ से विधानसभा छोड़कर बाबा निकले थे कि जब तक जांच में मैं साफ नहीं साबित होऊंगा तब तक मैं इस सदन में नहीं आऊँगा। याद है आपको? निकल गए थे वो। महंत जी उस समय अगर दखल देते, अगर उस समय प्रभारी कौन थे यहाँ? पीएल पुनिया थे। पीएल पुनिया प्रभारी थे। उनके बीच में दखल देने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनके बारे में ऐसा माना जाता था, मैं बड़ा साफ साफ कह रहा हूँ आपसे, उनके बारे में माना जाता था कि वो छत्तीसगढ़ और भूपेश बघेल के प्रभारी नहीं है, भूपेश बघेल पुनिया के प्रभारी हैं। कुछ इस किस्म के संबंध कहे जाते थे। भूपेश बघेल के लोग इसका खंडन कर सकते हैं, इस बात का मुझको कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो राजनीतिक चर्चा जो रहती थी उसकी बात कह रहा हूँ। उस वक्त आपको याद होगा पीएल पुनिया के बेटे यूपी से चुनाव भी लड़े थे। उस वक्त भी छत्तीसगढ़ से क्या मदद कैसी हुई थी आपने भी सुना होगा वो, ठीक है। तो इसलिए उस वक्त बृहस्पति सिंह के खिलाफ उस वक्त किसी और के पक्ष में भूपेश के अलावा कुछ कहने सुनने की गुंजाइश कांग्रेस में किसी के पास नहीं थी। मैं ठीक कह रहा हूँ ये बात? बिल्कुल सही। आप सहमत हैं इससे? असहमत हो तो आप अपनी राय रखना, मेरे से सहमत होना अनिवार्य नहीं है। आप अपनी स्वतंत्र राय रख सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां आपको एक राय सार्वजनिक रूप से रखना है। अब तो इसमें भी नहीं चल रही है। नहीं, इसमें हो क्या, उस समय बाकायदा पीएल पुनिया ने बैठक भी बुलाई थी इसको लेके, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक नोटिस वगैरह भी नहीं हुई थी। मुझे पूरी जानकारी है
कि एक बेंच आपस में बिठा लिए थे और विधानसभा के कक्ष परिसर में ही हुई थी बैठक। आज दीपक बैज ने कम से कम एक नोटिस तो जारी करवाया है, पार्टी अध्यक्ष रहते हुए, कुछ हो या ना हो एक नोटिस जारी करवाया है इसके बृहस्पति सिंह के बारे में, खिलाफ उनके। अब देखना है आने वाले दिनों में किस तरह की स्थितियां बनती है। कांग्रेस के भीतर की ये आग जो है और सुलगती है कि ठंडी पड़ती है, क्या होता है, क्या ये पार्टी एक पार्टी के रूप में रह सकेगी या यहाँ पे अलग अलग गुटों के रूप में जिंदा रहेगी, एक गुटों का एक संघ रहेगा। जैसे फेडरल, ये कंट्री जो है ये फेडरल है, राज्यों का एक संघ है, तो क्या ऐसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अलग अलग गुटों का एक संघ बना के रख दिया जाएगा या इस पार्टी को यहाँ पे कोई चलाना चाहते हैं? अभी दिख जाएगा कांग्रेस पार्टी की नीयत क्या है, इससे दिख जाएगा जब नेता प्रतिपक्ष का यहाँ चुनाव होगा एक, और जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष अगर पार्टी बदलती है, अगर पार्टी तय करती है, तो इन दो चयन में दिख जाएगा कि पार्टी की नीयत यहाँ पे क्या है, वो पार्टी को किस तरह से चलाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र में पूरी आज़ादी है अपने आप को बर्बाद करने की। अगर वो चाहती है तो छत्तीसगढ़ से इसकी मिसाल कायम कर सकती है। यहाँ पार्टी के फैसले न लेना, दिल्ली के फैसले न लेने ने पार्टी को इस हद तक बर्बाद किया है। यहाँ पर मैं उदाहरण दूं भाजपा का एक छोटा सा, इसी तरह सरकार के खिलाफ टिप्पणी की थी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शिव प्रताप सिंह ने। अच्छा, सुबह हाँ। और शाम तक उनको अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा था। ऐसा भाजपा जी ताराचंद साहू ने खुलकर भीतर घात किया, हाँ, और उनको उनकी टिकट काटी गई, बाद में उन्होंने अलग रास्ता अपनाया। हाँ, तो कुल मिला के भाजपा यानी भाजपा इस मामले में एक अधिक सजग और अधिक जिम्मेदार पार्टी है, रही है, जो इस तरह के असंतोष को से जूझ लेती है, निपट लेती है कड़ाई से। कड़ी कार्रवाई की गई है ऐसा, जबकि शिव प्रताप सिंह आदिवासी नेता और बड़े और पहले टर्म के मुख्यमंत्री थे, जब उस समय ठीक से पांव नहीं जमे थे, लेकिन उन्होंने पार्टी ने कार्रवाई करने में कहीं पीछे नहीं हटा। ये अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो छत्तीसगढ़ में पार्टी को जिंदा रखना चाहती है, चलाना चाहती है, या जहां तक पहुंच चुकी है अगले चुनाव में और इसके नीचे ले जाना चाहती है। अगर यही ढर्रा रहा तो लोकसभा चुनाव में ऐसे आसार दिखते हैं कि कांग्रेस के पास 2 सीटें भी नहीं बचेंगी। ठीक कह रहा हूं मैं? देखते हैं कांग्रेस क्या करती है। आज की ये बात यहीं तक। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा कि आपको हमारी बात सही, गलत, अच्छी, बुरी जैसी भी लगी हो। और हाँ, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू खाते पीते हैं तो उनसे बच के रहिए। ये चीज़ें जो हैं एक पीली चिट्ठी की तरह है, जैसे शादी में न्योता देने के लिए हिंदुस्तान के एक तबके में पीली चिट्ठी भेजी जाती है ताकि याद रहे, हाथ में लग जाए, पीला रंग याद रहे, शादी में जाना है। कुछ इस तरह का न्योता है कैंसर को। अगर आप सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा के आदी हैं तो आप कैंसर को न्योता दे रहे हैं। उससे बचिए, अपने परिवार को भी बचा कर रखिए। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे तमाम लोग जो सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू पे जिंदा रहते हैं, इनकी अगली पीढ़ी को भी इसका खतरा रहता है। फिर मिलते हैं।